नमस्कार प्रिय बंधुओं, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में और प्राचीन इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। मॉडल पेपर सॉल्व करवाने का प्रयास आज की वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। यही सेम क्वेश्चंस आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे अब की बार 2025 की परीक्षा में। बीए के 5th सेमेस्टर में आप हैं और आपका सब्जेक्ट है प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री, तो आपको प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्राचीन इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, तो आपको क्या पढ़ना है भाई, उसके बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। प्राचीन इतिहास में आपको 2 पेपर पढ़ने होंगे और दूसरा पेपर मैं जल्द ही बताऊंगा। प्रथम प्रश्न पत्र में आपको स्टेट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, यानी एक प्रकार से आपको क्या पढ़ना होगा, भारत के राज्य या प्राचीन भारत के राज्य, अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में आपको जानना है। प्राचीन भारत में राज्य कैसा रहा, प्राचीन भारत में समाज कैसा रहा और प्राचीन भारत में अर्थव्यवस्था कैसी रही है, इसके बारे में आपको बेसिकली जानना है। तो उसी के बारे में या उसी से बनने वाले इम्पोर्टेंट अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है और उन प्रश्नों के उत्तर भी एक प्रकार से वो लिखे गए हैं। तो प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला आपको दिखेगी। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले वर्ष पूछे गए हैं और कुछ ऐसे प्रश्न जो कि संभावित हैं, यानी आगामी परीक्षाओं के लिए अब की बार जो आने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन से क्वेश्चंस। तो ये अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय तीनों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे लेक्चर। तो एक बार फटाफट से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखें, प्रश्न संख्या 1 है कि प्राचीन शिक्षा के, एक मिनट, प्रश्न संख्या 1 है कि प्राचीन शिक्षा के मुख्य विश्वविद्यालय बताएं। यानी प्राचीन शिक्षा जो व्यवस्था थी या प्राचीन भारत में शिक्षा जो थी वो कौन कौन से विश्वविद्यालयों के माध्यम से दी जाती थी भारतीयों को, इसके बारे में बताना है। देखिए, सांस्कृतिक आदान प्रदान में प्राचीन विश्वविद्यालयों की अत्यंत महती भूमिका रही। महती माने बहुत बड़ी भूमिका रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यानी जो विश्वविद्यालय रहे हैं, इन्हीं से एक प्रकार से संस्कृतियों का विकास हुआ, इन्हीं से शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, चूँकि शिक्षा के द्वारा ही संस्कृतियाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती हैं। और शिक्षा कहाँ पर मिलती है हमको, यूनिवर्सिटीज़ और विश्वविद्यालयों में। यानी विश्वविद्यालयों में, उस समय विश्वविद्यालय हुआ करते थे और उन विश्वविद्यालयों में कई सारे विश्वविद्यालय हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसकी नींव पर आधुनिक जगत की विधाएँ एक प्रकार से बढ़ी हैं। यानी आधुनिक में एक प्रकार से आधुनिक समय में जो हम ज्ञान जान पाते हैं, जानकारी हमारे पास है, उसमें कहीं ना कहीं पे जो प्राचीन विश्वविद्यालय हैं उनके भी योगदान है। तो प्राचीन शिक्षा के मुख्य विश्वविद्यालयों में खास करके पहला विश्वविद्यालय आपका आता है काशी विश्वविद्यालय। काशी विश्वविद्यालय की अगर बात किया है तो जग प्रसिद्ध काशी विश्वविद्यालय भारत की प्राचीन नगरी पाप मोचनी गंगा नदी के उत्तर में स्थित उत्तर प्रदेश के वरुण और 80 नदियों के संगम पर बसा हुआ है। ये एक प्रकार से काशी नाम का एक प्रकार से जो विश्वविद्यालय है या काशी नगरी है वो बसी हुई कहाँ पर, वरुण और 80 नदियों के संगम पर। और वहीं गंगा नदी एक प्रकार से बहती, गंगा नदी आप देखते हैं वहीं पर 80 घाट वगैरह आपको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, दशाश्वमेध घाट, वहीं पर काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। ठीक है, और आजकल तो एक प्रकार से आप देखते होंगे कि जो है और भी विश्वविद्यालय, जैसे कि उस काशी में अब आप देखते हैं बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बन के चुकी है। और ऐसे ही आप देखा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी, आप देखेंगे 4-5 यूनिवर्सिटी बीएचयू में मतलब वो हैं बनारस में इस दौरान। वैदिक, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों के प्रधान केंद्र में एक प्रकार से काशी जरूर रही है। यानी काशी वैदिक धर्म के लिए भी उतनी उपयोगी जितना बौद्ध धर्म और जैन धर्मों के लिए है। 9वीं शताब्दी में जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपने तप और ज्ञान से काशी को भारतीय संस्कृति तथा नवोदित आर्य धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। यानी शंकराचार्य, जो आदिगुरु शंकराचार्य हैं, जगत गुरु शंकराचार्य, उन्होंने वेदांत दर्शन का एक प्रकार से विचार दिया, वेदांत दर्शन दिया। और उस दर्शन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि एक प्रकार से काशी को एक प्रकार से बहुत ही ऊंचे केंद्र के रूप में या हिंदू धर्म के केंद्र के रूप में स्थापित करने का काम आदिगुरु शंकराचार्य ने किया। आर्य धर्म या एक प्रकार से सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया। तुलसीदास जी ने भी काशी में एक प्रकार से काशी की महिमा का वर्णन किया है, करते हुए इसे सकल कामनाओं को पूरा करने वाली कामधेनु बताते हैं। यानी कि एक ऐसी कामधेनु, एक प्रकार से कामधेनु एक गाय होती है जिससे जितना चाहो या जो चाहो वो प्राप्त होता है। यानी कामधेनु ऐसी गाय होती है जिससे दूध एक प्रकार से मतलब दूध हमेशा मतलब जितना चाहो उतना दूध देती है। या कामधेनु का मतलब सीधा सीधा होता है जो वस्तु मांग लो उससे वो मिल जाती है। कामधेनु एक ही है
जो कि समुद्र मंथन से निकली थी, कामधेनु गाय। और बाद में उसी कामधेनु के गाय के एक प्रकार से रूप में और भी तमाम प्रकार की गाय हुई जो वो भी कामधेनु की टक्कर की थी, लेकिन वो केवल दूध ही मांगो जितना देती थी। लेकिन एक कामधेनु थी जो एक प्रकार से देवताओं और असुरों के संगम, जो उन्होंने देवासुर मतलब वो होता देवासुर संग्राम होने जा रहा था, तो उस संग्राम को रोकने के लिए कहा गया कि भाई चलो मंथन करते हैं। समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से जो चीज़ें प्राप्त हुई वो चीज़ें एक प्रकार से उन्हीं में से एक चीज़ थी ये कामधेनु गाय। ठीक है, तो कामधेनु एक प्रकार से जो गाय है वो सकल कामनाएं मतलब सभी कामनाओं को पूरा करने वाली होती है। ठीक इसी प्रकार से काशी नगरी जो है, तुलसीदास जी काशी की महिमा को गाते हुए कहते हैं कि काशी भी इसी प्रकार से सारे के सारे काशी की नगरी जो है वो हर एक मनोकामना को जो एक प्रकार से व्यक्ति सोचता है उन सभी एक प्रकार से सोचने प्रवृत्ति को पूरा करता है, जो दुख क्लेश पाप व रोगों का नाश करती है। काशी की यह सांस्कृतिक परंपरा आज तक चली आ रही है। यहाँ पर इन्होंने कहा तुलसीदास जी ने कि सियाई सहित स्नेह देह भरि कामधेनु कलिकासी और समन शोक संताप पाप रुज सकल सुमंगल राशि। क्या कहा कि सियई सहित स्नेह देह भरि कामधेनु कलिकासी और समन शोक संताप पाप रुज सकल सुमंगल राशि। ये काशी की महिमा को बाते हुए भगवान मतलब कि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। तो इस तरीके से काशी विश्वविद्यालय जो है वो आर्य धर्म का यानी सनातन धर्म का, ठीक है, बौद्ध धर्म जैन धर्म इन सभी धर्मों का केंद्र स्थल रहा है, तपस्थली रही है हर एक विद्वानों की। और काशी प्राचीन काल से ही नहीं वर्तमान में भी आप देखें काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है वो एक प्रकार से अपना एक प्रकार से जो प्रतिभा है उसको दिखा रहा है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने एमए किया है तो उसकी महत्ता के बारे में मैं जानता हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप जाइए कभी, आपका मन बहुत शांत होगा, आपको लगेगा कि हम पहुँच गए हैं बहुत शिक्षा की नगरी में। तो आर्य विद्या की राजधानी या एक प्रकार से काशी शुरुआत से ही रही है। ठीक है, दूसरा जो विश्वविद्यालय आपका था प्राचीन समय में वो था नालंदा यूनिवर्सिटी की अगर बात की, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है ये नहीं, वो दूसरा काशी विश्वविद्यालय था प्राचीन भारत में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय तो ये एक प्रकार से महामाना जी ने एक प्रकार से इसको बनवाया। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय दूसरा विश्वविद्यालय जो प्राचीन शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। वैसे और भी कई विश्वविद्यालय हैं जिनके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। नालंदा विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक उच्च शिक्षा का यानी उच्च शिक्षा मतलब कि यहाँ पर जैसे बीए बीएससी टाइप के या एमए एमएससी पीएचडी वगैरह टाइप के जो कोर्सेस हुआ करते थे उस समय के दौरान, वो शिक्षा के लिए फेमस था। यानी यहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े देशों से लोग पढ़ने आया करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में दुनिया का प्रमुख केंद्र था, उच्च शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन के लिए जाना जाता था। यहाँ लगभग 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए लगभग 2,000 शिक्षक थे, यानी कि 2,000 टीचर यहाँ पर एक प्रकार से पढ़ाते थे। इतना बड़ा एक प्रकार से यूनिवर्सिटी था ये तक्षशिला। चीनी यात्री जो ह्वेनसांग है 7वीं शताब्दी में विद्यार्थी व शिक्षक के रूप में अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष यहाँ व्यतीत किए। पहले यहाँ पर पढ़ा और पढ़ने के बाद में फिर यहीं पर ज्वाइन हो गया, पढ़ाने लगा। ठीक है, विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए कठिन परीक्षा चरणों से गुजरना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर एक प्रकार से एंट्रेंस एग्जाम होता था पहले, और एंट्रेंस एग्जाम जो व्यक्ति पास करता था उसी को इस विश्वविद्यालय में एडमिशन मिलता था। जैसे कि आजकल आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है, जेएनयू में एडमिशन लेना है, या केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो ऐसे विश्वविद्यालयों में एडमिशन पाने के लिए आपको एक प्रकार से क्या करना पड़ता है, आपको एक प्रकार से परीक्षा क्वालिफाई करनी पड़ती है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद में फिर आप होते हैं। तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका इन सभी के छात्र विद्या अध्ययन हेतु यहाँ पर आया करते थे। यानी कहाँ के, तिब्बत से लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे, चीन से, जापान से, कोरिया से, जावा सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया के, यहाँ से लोग आते थे, श्रीलंका से। ये सब छात्र नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन करने के लिए आते थे। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा का माध्यम यहाँ पर कौन सी भाषा था, संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जाती थी। व्याख्यान, बहस और चर्चा एक प्रकार से होकर के, यानी कि एक तो व्याख्यान होता था, लेक्चर देते थे टीचर लोग, इसके बाद में लेक्चर के बाद में किन्हीं मुद्दों पर बहस भी होती थी, बहस के साथ साथ चर्चा होती थी। और शैक्षिक कार्यक्रम, एक प्रकार से शैक्षिक कार्यक्रम में चर्चा, बहस और व्याख्यान इन 3 माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। रत्न सागर, रत्न निधि व रत्न रंजना नाम के 3 बड़े पुस्तकालय यहाँ पर थे।
तो 3 बड़े पुस्तकालय कौन से थे? यानी यूनिवर्सिटी में जो एक प्रकार से लाइब्रेरी थी, उसमें एक रतन सागर नाम की एक लाइब्रेरी थी, एक लाइब्रेरी थी रतन निधि, और एक लाइब्रेरी थी रतन रंजना। ये 3 बड़े पुस्तकालय थे, और बाकी छोटे विश्वविद्यालय मतलब छोटे पुस्तकालय तो हर एक विभाग में हुआ करते थे। ये एक प्रकार से जैसे बीएचयू में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, मतलब सेंट्रल लाइब्रेरी है, तो वैसे ही यहाँ पर 3 बड़ी बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी थी। इसमें से एक मतलब कि एक जो थी वो 9 मंजिला ऊंचा लाइब्रेरी था। नालंदा भारत के सबसे शानदार बौद्ध सितारों की चमक से अभिभूत था, जिसमें नागार्जुन, धर्मपाल, शिलभद्र, धर्मकीर्ति, ये सब एक प्रकार से बौद्ध धर्म के बड़े बड़े ऋषि मुनि, और जैन धर्म के और एक प्रकार से वैदिक धर्म के सभी लोग एक प्रकार से यहाँ पर शिक्षा वगैरह के केंद्र के रूप में यहाँ पर थे और रहते थे। कुल मिलाकर के नालंदा यूनिवर्सिटी आप देखते हैं जब इसके पुस्तकालय जले तो कब कई एक प्रकार से वर्षों तक ये पुस्तकालय जलते रही। इतनी किताबें थी इसमें कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आज अगर ये किताबें हमारे पास मौजूद होती तो आज जो हम रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, ये रिसर्च एक प्रकार से बहुत पहले से सारी रिसर्च हो चुकी थी। यहाँ पर बहुत सारे रिसर्च प्रोडक्ट थे। यहाँ पर लाइब्रेरी में ऐसी सी पुस्तकें थी जिन पर जो हम आज रिसर्च कर रहे हैं, जो हम आज ये सब देख रहे हैं, इन सभी पर तमाम प्रकार के शोध कार्य वहाँ पर थे, सारे के सारे जला दिए गए। बहुत रिसर्च लोगों ने किया था, बहुत सारे विदेशी लोगों ने काम किया था, वो सब जल करके खाक हो गया। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी एक प्रकार से ये भारत ही नहीं विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। निम्नलिखित मतलब कि ये तमाम सारे, जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में आप बताएं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में, और तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय। ये 3 विश्वविद्यालय हैं जो ये भी भारत के ही विश्वविद्यालय हैं, प्राचीन समय से ही रिलेटेड हैं, तो इनके बारे में बताएं। ठीक है, तो प्राचीन भारत में एक प्रकार से ये चीज़ें आपको पूछी जाती हैं, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो इसी के लिए मैंने इन प्रश्नों को रखा है। देखिए, तो आप भी विश्वविद्यालयों से एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, एक भी प्रश्न आपका अब ऐसा नहीं होगा कि आपकी परीक्षा में आए और आप ना कर पाएँ। तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में क्या समझते हैं? तक्षशिला विश्वविद्यालय, देखिए, हिंदू व बौद्ध धर्म का एक प्रकार से महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता है तक्षशिला विश्वविद्यालय। प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक था, जो रावलपिंडी से लगभग 18 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है। नालंदा मतलब कि तक्षशिला विश्वविद्यालय, इसमें 10,500 से अधिक छात्र लगभग 60 विषयों को पढ़ते थे, यानी कि 60 विषय यानी 60 विषय का अध्ययन यहाँ पर करवाया जाता था। लगभग 10 यानी 10 साढ़े 10 हज़ार बच्चे यहाँ पर पढ़ा करते थे। यहाँ पर वेद पढ़ाया जाता था, 4 वेद, वेदांत, अष्टादश पुराण, विधाएँ, तमाम प्रकार के जो दर्शन होते हैं, फिलोसॉफी वगैरह, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ज्योतिष, तमाम प्रकार के ऐसे विषय की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। ठीक है, इस प्रकार या इस विश्वविद्यालय से पाणिनि नाम के एक विद्वान है, आपने नाम सुना होगा। पाणिनि की रचना एक प्रकार से है, जो है पाणिनि की रचना कौन सी? अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है, बड़ी फेमस रचना है अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। व्याकरण के बड़े जबरदस्त विद्वान है पाणिनि। इसके अलावा चाणक्य यानी कौटिल्य महोदय यहीं से पढ़े। ठीक है, ये सब एक प्रकार से यहीं शिक्षा ग्रहण करे। कौटिल्य यानी चाणक्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य यहीं से पढ़ा था। प्रसेनजित नाम का एक व्यक्ति था, वो भी यहीं से पढ़ा था। यानी कि कौटिल्य, पाणिनि, ठीक है, चंद्रगुप्त, ऐसे प्रसेनजित, ऐसे आदि महापुरुषों ने यहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करी थी। तो ये ध्यान रखेंगे, बस इतना सा आपको लिख देना है। आपका ये अति लघु उत्तरीय में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न अगला है दूसरा, देखें, मतलब दूसरा प्रश्न, दूसरा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बताएं। देखें, तक्षशिला विश्वविद्यालय आपने समझ लिया, नालंदा विश्वविद्यालय समझ लिया, काशी विश्वविद्यालय समझ लिया। अब आप क्या समझेंगे? अब आप समझेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था ये शिक्षा का केंद्र था। इस शिक्षा केंद्र में 160 विहार थे। विहार मतलब कि बौद्धों के घूमने की जगह होते हैं, या बौद्धों के मंदिर टाइप के होते हैं। 100 शिक्षकों की व्यवस्था थी यहाँ पर। प्रसिद्ध पंडित आतिश दीपंकर यहाँ के प्रमुख आचार्य हुआ करते थे। मतलब कि आतिश दीपंकर नाम के एक पंडित थे, वो यहाँ के आचार्य थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में खास करके विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बड़ी भूमिका रही, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा न्याय पढ़ाया जाता था, न्याय के बारे में, न्याय, दर्शन और तंत्र मंत्र की चीज़ें भी यहाँ पर सिखाई जाती थी। शिक्षा की विशेष व्यवस्था थी इन सभी प्रकार की, व्याकरण, न्याय और दर्शन और तंत्र की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। वर्तमान समय में बिहार जिले में, मतलब बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है यह विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय से निकले विद्वानों की सूची बहुत लंबी है, और उन्हीं में से कुछ विद्वानों के नाम, जैसे रक्षित नाम के एक विद्वान है, यहीं से पढ़े थे। विरेचन नाम के विद्वान, ज्ञानपाद नाम के विद्वान, बुद्ध जी,
रत्नब्रज, अभयंकर, इन सभी विद्वानों ने एक प्रकार से विक्रमशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करी थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला विश्वविद्यालय आपका है, तीसरा विश्वविद्यालय है तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय। तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय के बारे में बताएं। देखिए, तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो यह विश्वविद्यालय नालंदा व तक्षशिला विश्वविद्यालय से भी प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय से भी पुराना विश्वविद्यालय है तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय। चीनी यात्री एक था इत्सिंग। इत्सिंग महोदय ने अपनी यात्रा वृत्तांत में इस विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। यहाँ देश विदेश के सैकड़ों छात्र महायान की पढ़ाई करने आते थे। महायान मतलब कि जो एक प्रकार से जैन धर्म की जो शाखा है, महायान शाखा, उसके बारे में ज्ञान ग्रहण करने के लिए यहाँ पर तेल्हाड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया करते थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा आंखें मेरी दर्द करने लगती है, मतलब करने लगी, ये जो है इतना प्रकाश लाइट पड़ रही है, इसकी वजह से मुझे लगता है आपकी थोड़ा सा अब दिक्कत होने लगी मुझे आँखों में। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब दिक्कत होने लगी है। चले देखेंगे, चेक वक करवाएं आँख वाँख भी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय संस्कृति के प्रसार में किन्हीं दो विश्वविद्यालयों की भूमिका बताएं। तो भाई कई विश्वविद्यालय जिनके बारे में मैंने बताया, तो भारतीय संस्कृति के प्रसार में अभी जितने विश्वविद्यालय के नाम आपने देखे हैं वो सब विश्वविद्यालय के नाम लिख सकते हैं, लेकिन और भी कुछ विश्वविद्यालय के नाम हम पढ़ सकते हैं। भारतीय संस्कृति व इसके प्रसार के लिए सारगर्भित भूमिका निभाने वाले शिक्षा केंद्रों का योगदान अद्वितीय रहा है। इसके संरक्षण की जिम्मेदारी वर्तमान पीढ़ी पर है। इसके प्रति गौरव का भाव लेकर के चलना होगा कि हमारे भविष्य के लिए एक प्रकार से हमारे भविष्य के लिए अच्छे हों। यानी कि जब भी एक प्रकार से हम बात करते हैं ऐसे विश्वविद्यालयों की जिन्होंने हमारे प्राचीन को एक प्रकार से बहुत अच्छा बनाया था, हमारे भूत को अच्छा बनाया था, तो उससे अपना वर्तमान भी सुधारने का प्रयास हमको करना चाहिए। वर्तमान में हमको उन चीज़ों की सुरक्षा करनी चाहिए जिसने हमारे प्राचीन, मतलब कि हमको ये अभिमान करवाते हैं कि हमारा भारत ऐसा था। यानी वेदों को लेकर के हम गर्व करते, तो वेदों को हम सुरक्षित करें, वेदों पर रिसर्च करें। ठीक है, वेदों को और आगे बढ़ाने का काम करें, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, लेकिन हम वहाँ वो नहीं करते हैं। ठीक है, हम आप तो वो एक प्रकार से जो है उनके विदेशी स्रोतों को पढ़ने में लगे हुए हैं। ठीक है, भारतीय संस्कृति समन्वय की विराट चेष्टा से पुलकित है। यानी भारतीय संस्कृति जहाँ जहाँ से कुछ अच्छाइयाँ होती सब अपने आप में ग्रहण करने में सक्षम है। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से भारत विविधताओं का देश है। भारत में तमाम धर्म के लोग, तमाम परंपराओं के लोग, रीति रिवाजों के लोग, तमाम प्रकार के भाषा, तमाम धर्म, मतलब हर एक जाति धर्म, भौगोलिक विविधता भी है, यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता भी है। हर दृष्टि से भारत में एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, दूसरी तरफ खाइयाँ हैं, फिर मैदान है, समतल पठार हैं। इस तरीके से भारत जो है ये भौगोलिक दृष्टि से विविधता वाला क्षेत्र है, परंतु सांस्कृतिक दृष्टि से एक इकाई के रूप में इसका अस्तित्व प्राचीन काल से ही बना हुआ है। सर्वांगीणता, विशालता, उदारता, सहिष्णुता की दृष्टि से भारतीय संस्कृति विश्व में अग्रणी स्थान रखती है। यानी हर मामले में आप देखेंगे भारतीय संस्कृति का कोई तोड़ नहीं। भारतीय संस्कृति ऐसी पूरे संसार में कोई संस्कृति नहीं। इसको लेकर के हमारे अंदर आज भी गर्व है और ये सब राष्ट्र गौरव की फीलिंग हमको दिलवाती हैं, हमारे अंदर प्राइड का एक प्रकार से अनुभव करवाती हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपको भी इसका गर्व होना चाहिए कि हम भारत देश में पैदा हुए। ठीक है, अब वल्लभी विश्वविद्यालय जो है ये एक प्रकार से अपना परचम लहराया है पूरे के पूरे संसार में। इसके अलावा नालंदा वगैरह तो थे ही, लेकिन चूंकि नालंदा के बारे में पहले बता चुका हूँ इसीलिए इसमें मैंने ये दो विश्वविद्यालय नए इंक्लूड करे। तो वल्लभी विश्वविद्यालय, देखिए यह विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र के लिए बड़ा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। दूर दराज के देशों से लोग इकोनॉमी की शिक्षा और मोरल विज्ञान की, मोरल साइंस की शिक्षा और मतलब कि एथिक्स की और चिकित्सा की शिक्षा यहाँ पर लेने के लिए, डॉक्टरी वगैरह पढ़ने के लिए आया करते थे। साथ ही बौद्ध धर्म के जो हीनयान शाखा है उसका प्रमुख केंद्र हुआ करता था। शिक्षा के क्षेत्र में यह नालंदा विश्वविद्यालय का प्रतिद्वंदी माना जाता है। यानी नालंदा का प्रतिद्वंदी था वल्लभी विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय का एक प्रकार से कंपटीटर था ये। ठीक है, यह गुजरात में स्थित है। तत्कालीन समय में 600 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं इसमें। जैसे कि आप देखते हैं विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय है
और एक है एक प्रकार से जो AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो जैसे ये दोनों एक दूसरे से लगभग कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत द्वंद्व, चूँकि ये हिंदू विश्वविद्यालय वो मुस्लिम विश्वविद्यालय नाम में ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मुस्लिम भी खूब पढ़ते हैं और मुस्लिम मतलब कि जो AMU है यहाँ पर मुस्लिम मतलब कि काशी मतलब कि वो है क्या बोलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ पर हिंदू भी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि केवल वहाँ पर मुसलमान ही पढ़ते हैं और केवल यहाँ पर हिंदू ही पढ़ते हैं, दोनों लोग पढ़ते हैं दोनों जगहों पर। यहाँ तक कि हमारे हिंदी विभाग में जब मैं MA कर रहा था, यहीं हमारे हिंदी विभाग से ही लगभग 4-5 छात्र मुस्लिम लोग हमारे हिंदी विभाग से ही पढ़ते हैं, संस्कृत भी पढ़ते हैं मुस्लिम लोग। ठीक है, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं कि केवल हिंदू विश्वविद्यालय तो केवल हिंदू वहाँ पर पढ़ते हैं, या वो मुस्लिम विश्वविद्यालय है तो वहाँ पर केवल मुस्लिम पढ़ते हैं। ऐसा केवल भ्रम था पहले जब हम लोग नहीं जानते थे। ठीक है, अब क्या है, अब कुछ नहीं है, अब सारे लोग चाहे जहाँ चाहे वहाँ पढ़ सकते हैं। अब इसीलिए एक प्रकार से अब सभी का एक प्रकार से जो पेपर कराने का जो तौर तरीका CUET ने एक प्रकार से टाइप का पेपर होने लगा CUET का, तब से नहीं, पहले तो BHU अपना खुद करवाता था एंट्रेंस। दूसरा विश्वविद्यालय है पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय की स्थापना 3री शताब्दी में हुई थी। कलिंग राजाओं ने एक प्रकार से इसकी स्थापना करी है, ऐसा माना जाता है। 11वीं शताब्दी तक शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय जो ये था पुष्पगिरी, ये बड़ा विश्वविख्यात था। इस विश्वविद्यालय का परिसर ललितगिरी, रत्नगिरी और उदयगिरी तक फैला था। ठीक है, ये सब स्थान है, तो इसका परिसर यानी इसका जो एक प्रकार से कैंपस था वो बहुत ही विस्तार से मतलब बहुत ही विस्तृत था, बहुत ही बड़ा था, फैला हुआ था। कुल मिलाकर के उपरोक्त शिक्षा केंद्रों के अतिरिक्त और भी तमाम प्रकार के शिक्षा के केंद्र थे, जो कि एक प्रकार से भारत देश के लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है, जिसमें खास करके औदंतपुर विश्वविद्यालय, शारदा पीठ, सोमपुरा, श्रावस्ती, कन्नौज, कांची, कश्मीर, ये सब महत्वपूर्ण एक प्रकार से स्थान रहे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। कुछ अभी भी इतिहास के पन्नों में गुम विश्वविद्यालय हैं जिनका नाम हमको नहीं पता चला है। तो कुछ शिक्षा के केंद्रों के भग्नावशेष उनके प्राचीन वैभव को दर्शाते हैं। इनकी शिक्षा प्रणाली जीवन के नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास पर केंद्रित हुआ करती थी, यानी कि यहाँ पर शिक्षा नैतिकता के पाठ पढ़ाए जाते थे। ठीक है, भौतिक चीज़ें पढ़ाई जाती थी, आध्यात्मिक चीज़ें और बौद्धिक विकास पर फोकस किया जाता था। ठीक है, विनम्रता यहाँ पर एक मूल्य के रूप में सिखाया जाता था। सच्चाई, अनुशासन, आत्मनिर्भरता, सभी कृतियों के प्रति सम्मान जैसे मूल्यों पर जोर दिया जाता था। मानव और प्रकृति के बीच संतुलन की सराहना की सीख यहाँ पर दी जाती थी। प्राचीन कालीन आदर्शवादिता, गुरु शिष्य संबंध, शांत परिवेश, शिक्षण विधि, सरल जीवन वर्तमान काल में भी प्रासंगिक है। कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो ये सब एक प्रकार से इतनी प्राइड की बात है कि अब क्या बताएं, हिंदू धर्म को लेकर के ही नहीं बल्कि यहाँ पर आप देखेंगे सर्वधर्म समभाव की बात आप देखते हैं संस्कृति में आपको दिखाई पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के भारतीय संस्कृति जो रही है या भारतीय संस्कृति की जो प्राचीनता रही है वो एक प्रकार से आज की नहीं है, आदि की है। और भारतीय संस्कृति हमेशा से ही एक प्रकार से भारत को एक प्रकार से उच्च दर्जे का एक प्रकार से देश बनाने के लिए तत्पर रही है। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। सामाजिक समझौते के सिद्धांत का महत्व बताइए। सामाजिक समझौता सिद्धांत का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी की अगर बात की जाए ये क्या है इसके बारे में बताएं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी की अगर बात की जाए, देखें सामाजिक समझौते का सिद्धांत बेसिकली राज्य की उत्पत्ति को लेकर के हुआ है। ठीक है, जब समाज नहीं था, चूँकि राज्य नहीं था तो राज्य से पहले क्या हुआ, राज्य से पहले लोग इकट्ठा हुए, लोगों ने कहा कि भाई एक समाज का निर्माण करना चाहिए, एक समाज बनाया जाए। तो समाज के निर्माण, समाज से पहले जब मनुष्य थे आपस में लड़ा झगड़ा करते थे, कुछ लोग कहते हैं कि भाई लड़ाई झगड़ा नहीं होती थी, सभी लोगों ने इकट्ठा हुए, समझौता किया और समझौता करके एक प्रकार समाज का निर्माण कर दिया। एक राजा बनाया गया और वो राजा राज्य करने लगा। यानी राज्य की उत्पत्ति और समाज की उत्पत्ति दोनों एक जैसे ही हैं। तो सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है ये राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत इसीलिए कहते हैं क्योंकि समाज और राज्य, उस दौरान राज्य और समाज कहने का मतलब मेरा दोनों का एक ही है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सामाजिक समझौते के सिद्धांत में 3 व्यक्तियों के नाम आता है। एक व्यक्ति है थॉमस हॉब्स, दूसरे व्यक्ति हैं जॉन लॉक और तीसरे व्यक्ति हैं जीन जैक्स रूसो। ठीक है, जिनको आप शॉर्ट फॉर्म में जे रूसो कहते हैं। ठीक है, तो रूसो एक प्रकार से बड़े विद्वान आदमी, रूसो ने हॉब्स और लॉक दोनों के विचारों को मिला करके एक अपनी अवधारणा बनाई। और ये 3 व्यक्ति हॉब्स, लॉक और रूसो, ये 3 व्यक्ति सामाजिक समझौते के प्रमुख विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, आगे थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सामाजिक समझौते, पहली बात यह है कि इसका
महत्व पूछा गया है कि योगदान, मतलब कि सामाजिक समझौते का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, पहला महत्व यह है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का खंडन किया, जिसमें राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। यानी एक प्रकार से दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत इससे पहले दिया गया था, और दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है दैवीय उत्पत्ति का, इसमें यह कहा गया था कि राजा जो होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, ईश्वर के द्वारा भेजा जाता है, और ईश्वर का ही एक प्रकार से अंश आप मान सकते हैं राजा को। यानी एक राजा जो है एक दैवीय, मतलब राज्य एक दैवीय संस्था है, और राजा जो होता है वो ईश्वर के द्वारा भेजा गया, ईश्वर का प्रतिनिधि है। यानी राजा के द्वारा जो नियम कायदे बनाए गए हैं उसको भगवान का एक प्रकार से नियम मान करके उसको फॉलो करना जनता का परम कर्तव्य है। लेकिन सामाजिक समझौते ने क्या किया, इस बात का खंडन किया, कहा कि लोगों ने मिल करके समझौता किया और उसके बाद में एक राजा बनाया, और राजा एक प्रकार से मतलब वो नहीं था, राजा एक प्रकार से निरंकुश नहीं था, राजा पर अंकुश भी लगाया जा सकता था, और राजा पर एक प्रकार से राजा के कुछ ही अधिकार थे, कुछ अधिकार जनता के पास थे, कुछ अधिकार राजा के पास थे। इस तरीके से दोनों के अधिकार का बंटवारा एक प्रकार जनता ने मिल बांट करके किया। तो इस तरीके से एक समझौता हुआ। तो समझौता सिद्धांत ने इस तथ्य का प्रतिपादन किया कि राज्य जो है वो दैवीय नहीं है वरन मानवीय संस्था है। राज्य का निर्माण मनुष्य ने किया है, भगवान ने नहीं किया है, ऐसा सामाजिक समझौते का सिद्धांत कहता है। जबकि दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत कहता है कि जो राज्य बना है ये भगवान ने बनाया है, और राजा भगवान का एक अंश होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, एक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर काम करता है। दूसरा महत्व इसका ये रहा सामाजिक समझौते का कि सामाजिक समझौता सिद्धांत ने इस सत्य का प्रतिपादन किया कि जन सहमति ही राज्य का आधार है। यानी कि जनता इकट्ठा हुई और जनता ने मिल करके एक प्रकार से कहा कि राज्य का निर्माण होना चाहिए, फला व्यक्ति राजा बनने के योग्य है, इसको राजा बना दो, इस तरीके की व्यवस्था हुई होगी। शक्ति अथवा शासक की व्यक्तिगत इच्छा जो होगी वो एक प्रकार से जो है राज्य का आधार नहीं बनेगी। यानी शक्ति या पावर के हिसाब से राजा कोई नहीं बनेगा, या शासक की इच्छा या व्यक्तिगत इच्छा जो होगी उसके अकॉर्डिंग राज्य नहीं चलेगा। राज्य चलेगा किससे? जन सहमति से, जनता की इच्छा से चलेगा। जनता का शासन होगा, जनता जिस प्रकार से चाहेगी उस तरीके से राजा बनेगा, और राजा वैसा करेगा जैसा जनता चाहेगी। ठीक है, यानी जन सहमति के हिसाब से ही सारे निर्णय लिए जाएंगे, ऐसा सामाजिक समझौते में बताया गया। तीसरी बात, सामाजिक समझौता सिद्धांत ने प्रभुत्व संबंधी विचारधारा जो थी उसमें महत्वपूर्ण योग दिया। थॉमस हॉब्स के विचारों के आधार पर ऑस्टिन ने ऑस्टिन एक विद्वान है, जॉन ऑस्टिन, उन्होंने कहा कि वैधानिक संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किया। संप्रभुता क्या होती है? सॉवर्निटी अंग्रेजी में कहते हैं। यानी ऐसी व्यवस्था या ऐसा संप्रभुता मतलब होता है कि कोई देश आंतरिक रूप से या बाहरी रूप से किसी दूसरे देश के अधीन ना हो, वो अपना निर्णय स्वयं लेता हो, उस पर किसी दूसरे देश से पूछना ना पड़े। जैसे मोदी जी हैं, अब मोदी जी कोई निर्णय लाने वाले हैं, मान लेते कोई निर्णय लाना सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, अब उनको, मोदी जी को ये एक प्रकार से नहीं सोचना है कि हमको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से पूछना पड़ेगा कि हम भैया ये नियम लाने जा रहे हैं, लाएं कि ना लाएं, या हम पाकिस्तान के खिलाफ ये कदम उठाने जा रहे हैं, उठाएं कि ना उठाएं। मोदी जी एक प्रकार से पूछने के लिए बाध्य नहीं है। यानी मोदी जी का जो देश है, यानी इंडियन, यानी मतलब कि जो इंडिया है ये सॉवरेन कंट्री है, एक प्रभुत्व संपन्न है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है भारत। लाग लपेट की बात नहीं है भारत, ठीक है, कि भाई किसी के अंडर में रहे, किसी से पूछना पड़ेगा, ये सब नहीं है। तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। तो कानून के हिसाब से एक स्वतंत्रता, एक मतलब कि कोई है स्वतंत्रता सिर पर कोई, इस तरीके से। तो ऑस्टिन ने वैधानिक संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किया। लाक ने राजनीतिक प्रभुत्व के सिद्धांत को प्रेरणा प्रदान की, और रूसो ने समान इच्छा संबंधी विचारों ने लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन किया। इस तरीके से एक लोग लोकप्रिय संप्रभुता, एक लोग राजनीतिक प्रभुत्व की बात करते हैं, और एक लोग वैधानिक संप्रभुता की बात करते हैं। तो मतलब थॉमस हॉब्स जो हैं वो वैधानिक संप्रभुता की बात करते हैं, ठीक है, यानी कानून के हिसाब से जो है संप्रभुता, यानी कि एक प्रकार से उस पर कोई अंकुश नहीं है। लाक कहते हैं कि राजनीतिक प्रभुत्व है, ठीक है, राजनीतिक संप्रभुता है। और समान इच्छा का सिद्धांत जो दिया रूसो ने दिया, रूसो का एक सिद्धांत है समान इच्छा का सिद्धांत। तो रूसो एक प्रकार से कहते हैं कि जो मतलब कि संप्रभुता है वो लोकप्रिय संप्रभुता होती है, यानी जहाँ पर एक प्रकार जनता जो होती है उसको अगर अच्छा लग रहा है तो वही संप्रभुता होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से सामाजिक समझौते का सिद्धांत हुआ और इसका ये महत्व रहा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन से महोदय प्रश्न है कि समाज में नारी के विभिन्न रूप बताइए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। समाज में नारी के विभिन्न रूप। देखिए, समाज में नारी के विभिन्न रूप हैं।
एक नारी जन्म लेती ही पुत्री होती है। सबसे पहली बात, जब वो जन्म लेती तो एक पुत्री होती है, और जब एक प्रकार से उसका एक भाई पैदा हो जाता तो वो बहन हो जाती है। ठीक है, और वही एक प्रकार से जब कोई चाचा होते हैं उनके, तो उनकी भांजी हो जाती, मामा की भांजी होती है, भतीजी होती चाचा की, पोती होती है अपने दादाजी की, दौहित्री, मौसी, बुआ जैसी तमाम सामाजिक पदवियों को प्राप्त कर लेती है। फिर बाद में एक प्रकार से वो जैसे शादी होती तो पत्नी किसी की बन जाती है। ठीक है, विवाह संस्कार के उपरांत पत्नी बन जाती है, माता बन जाती है, चाची बन जाती है, नानी बन जाती है, दादी बन जाती है। ये सब पद विवाह के बाद उसको मिलते हैं। हर पद की अपनी गरिमा होती है, अपना दायित्व होता है और अपने कर्तव्य होते हैं। यानी कि अगर एक प्रकार से किसी मतलब कि वो नानी है, नानी का अलग कर्तव्य था, चाची है तो माता है, पत्नी है, तो सभी के अपने अपने हिसाब से कर्तव्य होते हैं। तो एक स्त्री जो होती है उसके रिश्ते जो होते हैं वो एक प्रकार से समय के साथ साथ आप देखते हैं वो एक प्रकार से परिवर्तित होते जाते हैं। ठीक है, वही कभी किसी की बेटी होती है, फिर जब शादी होती है तो किसी की पत्नी हो जाती है, और एक प्रकार से जब वो एक प्रकार से उस बच्चे को जन्म देती है तो उसकी माँ हो जाती है। ठीक है, तुलसीदास जी ने क्या कहा है नारी के रूप को कहते हुए कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय खड़बदन खदानन मतलब कि जय सड़बदन खदानन माता। ठीक है, जयत जमीन दामिनी दुति दाता, ऐसे कुछ है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, यानी एक प्रकार से वो गिरिराज की किशोरी हैं, यानी हिमवान की पुत्री हैं, पर्वतराज उनकी पुत्री हैं, माता सती के लिए कहा गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि ये जो है कभी किसी की पुत्री होती हैं, कभी किसी की बहन होती हैं, कभी किसी की पत्नी और कभी किसी की माता होती हैं। तो अलग अलग रूप होते हैं। कहीं ना कहीं समाज में संरक्षण, सांस्कृतिक हस्तांतरण और सामाजिक व्यवस्थाओं को अनुकूल और अनुशासित रखने का दायित्व स्त्रियों का ही रहता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई जैसे कि अस्तयायते गर्भो यस्यामिति, अर्थात जिसके द्वारा गर्भ धारण किया जाता है। निरुक्त में कहा गया ये चीज़ें कि वही एक प्रकार से स्त्री होती है। दूसरी बात स्त्री के रूप में कहा गया स्त्रिया एव एतः शब्द स्पर्श रूप रस गंध हारिण्या, यानी एक प्रकार से शब्द स्पर्श रूप रस गंधानाम गुणानाम सत्यानाम स्त्री, यानी शब्द आदि गुणों का विकास करने वाली स्त्री होती है, ऐसा कहा गया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये सब स्त्रियों के बारे में यानी स्त्री के रूपों के बारे में बताया गया कि ये स्त्री वो होती है। आगे कहा गया कि वधु वहति ससुर गृहभार या सा, ये ऋग्वेद में कहा गया है। इसके अलावा चौथी बात पुरंधरी स्वजन सहितम पुरम धारयतीति। ठीक है, इसके अलावा विधवा का एक रूप होता है, विगतो धवा भरता यश्या सहा, ऋग्वेद में कहा गया। इस तरीके से एक प्रकार से कभी वो स्त्री, कभी माता, कभी बहन, कभी पुत्री, कभी दादी, कभी विधवा, इस तरीके से बनती है। इस प्रकार नारी के अनेकों पर्यायवाची हैं, उनकी व्युत्पत्ति तथा निर्वचन प्राप्त होते हैं जो उनकी कर्तव्य पारायणता तथा सामाजिक निष्ठा को पुष्ट करते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने इन चीज़ों को जाना। ठीक है, नारी की एक प्रकार से ये एक प्रकार से रूप और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो नारी का एक प्रकार से जो रूप है समाज में वो एक प्रकार से तमाम प्रकार के रूप देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है मौर्य काल के लोकोपकारी कार्य कौन कौन से हैं, बताएं। मौर्य काल में एक प्रकार से कौन कौन से कार्य किए गए जो कि एक प्रकार से लोक के लिए उपकारी थे। लोक मतलब जनता के लिए भले वाले कार्य थे, लोक कल्याणकारी कार्य कौन से थे जो मौर्य काल में किए गए। देखिए, मौर्य शासकों ने जनता की सुख सुविधाओं का अधिक से अधिक ध्यान रखा है और ध्यान रखने का प्रयास पूरा किया है। इसी उद्देश्य से उन्होंने लोक उपकारी कार्य किए। भारत मौर्य काल में भी एक कृषि प्रधान देश था। ठीक है, भारत में कृषि होती थी मौर्य काल के दौरान। अतः भूमि की उर्वरक शक्ति व उपज को बढ़ाने के लिए मौर्य शासकों ने सिंचाई के उचित प्रबंध किया। यानी कि चूंकि कृषि प्रधान देश था इसलिए सिंचाई जितने अच्छे तरीके से होगी कृषि उतने ही अच्छा होगी, इसलिए मौर्य शासकों ने सिंचाई प्रबंध पर ज़्यादा फोकस किया। इसके अलावा इस विषय में मेगास्थनीज नाम का एक विद्वान है। मेगास्थनीज एक विदेशी यात्री था जो अलेक्जेंडर सिकंदर का एक सेनापति था। अलेक्जेंडर ही सिकंदर है, तो सिकंदर का सेनापति था। उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उसका नाम भले कुछ नाम था। उसकी पुत्री थी हेलेना, तो उसी हेलेना का विवाह जो है सेल्यूकस निकेटर
सेल्यूकस निकेटर उसका प्रधानमंत्री हुआ करता था, उसका मुख्य सेनापति था सिकंदर का। तो सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने आया तो सिकंदर यहाँ से एक प्रकार सिकंदर को आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की चालाकी और इनकी बल बुद्धि का कौशल इन्होंने दिखाया, और यहाँ से उसके सेना में एक प्रकार से भ्रम फैला करके या वहाँ पर एक प्रकार से कुछ जो है वायरस फैला करके यहाँ से उनकी सेना में खलबली पैदा कर दी, भ्रम पैदा कर दिया, और कूटनीतिक प्रयोग करते हुए यह सिकंदर को यहाँ से भगाया पहले। ठीक है, चूँकि घनानंद को गद्दी से उतारना था, नंद वंश का समाप्ति करना था। अब नंद वंश चूँकि उस समय था, घनानंद शासन कर रहा था, घनानंद से वैसे ही एक प्रकार से कौटिल्य की यानी चाणक्य की बनती नहीं थी। चाणक्य ने प्रण किया था कि इसको भाई हमको हटाना है और मतलब इसका पूरा वंश साफ करना, और अखंड भारत की कल्पना करी थी चाणक्य ने। तो अखंड भारत बनाने की बात वो एक प्रकार से चाणक्य के दिमाग में थी। चाणक्य ने कहा कि अगर ये एक प्रकार से सिकंदर यहाँ पर इसको घनानंद को पराजित कर देगा तो फिर ये एक प्रकार से विदेशी सत्ता है और यहाँ से फिर हमारा काम हो नहीं पाएगा, इसीलिए पहले विदेशी सत्ता को यहाँ से भगाओ। जब विदेशी सत्ता को यहाँ से भगाया उसके बाद में फिर उसने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित किया और वहाँ पर जाकर के गद्दी पर बैठे। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य शासक बनते हैं, अखंड भारत की कल्पना करना शुरू कर देते हैं। और उसी अखंड भारत में एक प्रकार से जब सेल्यूकस निकेटर जो था इसका प्रधानमंत्री, उसको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं पे कुछ हमारे साथ चालबाजी हुई है, और इसीलिए उसने एक प्रकार से उसके दिमाग में बातें खटक रही थी। फिर वो जाता है और फिर अपने देश से सैनिक इकट्ठा करके फिर भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है। उस दौरान जब इसने आक्रमण किया सेल्यूकस निकेटर ने, तो शासन कौन कर रहा था? चंद्रगुप्त मौर्य कर रहे थे, और चाणक्य प्रधानमंत्री थे। चाणक्य जैसी खोपड़ी उस दौरान किसी की नहीं थी। चाणक्य बहुत बड़े विद्वान थे, वो एक प्रकार से इतने कूटनीतिज्ञ थे कि सैनिक कम भी हों तब भी एक प्रकार से ऐसी दिमाग लगा देते थे कि भाई सामने वाला परेशान हो जाता था उससे, और वो रण में हार मान लेता था। चंद्रगुप्त मौर्य की एक प्रकार से खुद की भी प्रतिभा थी, और बाकी चाणक्य जो थे वो नीतिवान थे, वो तुरंत ज्ञान बता देते थे कि भाई अब ऐसी सिचुएशन में ऐसा तुमको करना है। ऐसे में सेल्यूकस निकेटर आता है और सेल्यूकस निकेटर को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, यानी कि उसको विवश होना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जी के सामने। अब जब सरेंडर कर देता है तो चाणक्य जी ने दिमाग लगाया कि मान लेते चंद्रगुप्त मौर्य तो हम ही सिखायन है, अब ये चंद्रगुप्त मौर्य का कोई लड़का होगा, अब वो इतना बली ना होए, ठीक है, या उसका लड़का उतना बली ना हो, और फिर से सेल्यूकस निकेटरवा के लड़के वड़के फिर से अपने बप्पा का बदला लेने कहीं पर आ जाएं भारत में, तो बड़ी दिक्कत होगी। जब चाणक्य ने ऐसी खोपड़ी दिमाग लगाई तो उन्होंने कहा अच्छा रुको जुगाड़ करता हूँ। देखा कि हेलेना नाम की एक पुत्री थी, बड़ी खूबसूरत थी। कहा अच्छा ठीक है, मैं तुमको एक शर्त पर माफ़ करता हूँ। कहा कौन सी शर्त? सेल्यूकस निकेटर ने कहा साहब बोलो क्या बात है, बताइए सरकार। कहा कि ये पुत्री जो आपकी हेलेना है, मैंने बहुत सोचा इसकी विवाह कर दो तुम चंद्रगुप्त मौर्य से, उससे संधि कर लेते ताकि हमारा और आपका भविष्य में एक प्रकार से लफड़ा ना रहे। सेल्यूकस निकेटर भी सोचा कि भाई अभी तो ठीक है, चलो हमारी जान बचेगी, और चलो हमारी जो है पुत्री भारत के सबसे जो है, चूँकि उस समय राजा महाराजा क्या देखते थे? धन कम देखते थे, पौरुष देखते थे, शौर्य। प्राचीन काल में शौर्य और सौंदर्य की जोड़ी होती थी, यानी कि जिसके पास ताकत होती थी वही स्त्री रखने का अधिकारी होता था। जाकर बिटिया सुंदर देखें जबरन ब्याह ले करवाए, धय दो डोला समर खेत में जे जीते ते ले उठाए, यानी इस तरीके से होता था। शादी कोई और लेकर के करके ला रहा है और रणभूमि में लो रुको कहाँ जा रहे हो, रखो रखो डोली समर खेत में रख दो, आओ 2-3 हाथ तलवार लड़ ली जाए, अब जे जीते ते ही डोली उठाए लेके जाए। इस तरीके की बात हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं पे उसने सोचा सेल्यूकस निकेटर ने कि हमसे भी पहलवान हैं ये लोग, हमसे भी बलशाली हैं, अब इसी के हाथों अपनी कन्या का एक प्रकार से दान किया जाए। मतलब उसी को दान कर दिया और कन्या का विवाह हो जाता है सेल्यूकस निकेटर। लेकिन चाणक्य ने एक शर्त भी रखी थी कि जो हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य से संतान उत्पन्न होगी वो एक प्रकार से राजा नहीं बनेगी, यानी उसको राजा नहीं बनाया जाएगा। यानी कि जो संतान भारतीय स्त्री, चूंकि इनका विवाह पहले से हो चुका था, तो उन्होंने कहा कि जो शादी एक प्रकार से भारतीय हुई है उससे एक प्रकार से होगा, जो पहली रानी है उनसे जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा, इनसे जो पुत्र होगा वो राजा नहीं बनेगा। पहली शर्त पर सिग्नेचर हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का भी और सेल्यूकस निकेटर का भी और उसकी पत्नी हेलेना का भी, मतलब उसकी पुत्री हेलेना का भी। और इस तरीके से तब जा करके उन्होंने कहा। तो वो था मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर जब कुछ दिन तक चला जाता है, यहाँ से शादी हो जाती है, उसके बाद में फिर वहाँ से एक दूत भेजता है यहाँ पर भारत में कि जाओ देखो कि हमारी पुत्री जो हेलेना है
वो एक प्रकार से ठीक ठाक तरीके से है, हाल चाल सही है कि नहीं है। तो हाल चाल लेने के लिए यहाँ पर आया और यहीं पर वो रह गया और यहाँ चिट्ठी उट्ठी लेकर के भेजा करता था और वहाँ पर हाल चाल मिलती रहती थी। पहले चूंकि फ़ोन वगैरह होते नहीं थे तो हाल चाल के लिए मेगास्थनीज जो था यहाँ पर था। मेगास्थनीज चूंकि बड़ा विद्वान था तो यहाँ पर रहा, तो इसने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था इंडिका। उसी इंडिका पुस्तक में एक प्रकार से यहाँ पर मौर्य काल के प्रशासन के बारे में, मौर्य काल की राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। तो मेगास्थनीज ने लिखा कि कृषि योग्य भूमि का विशाल भाग जल से सिंचा जाता था यहाँ पर, उसके लिए सिंचाई का समुचित प्रबंध जो है यहाँ पर किया गया था। ठीक है। इसके अलावा मौर्य सरकार ने यातायात की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया था। साम्राज्य के विभिन्न भागों को थल मार्ग के द्वारा जोड़ा गया था। सड़कों के किनारे किनारे यात्रियों की सुविधा के लिए एक प्रकार से सड़कों किनारे क्या था, सड़कों के किनारे जो था यात्रियों की सुविधा के लिए वृक्ष लगाए गए थे, ताकि एक प्रकार से जो धूप है उससे राहत मिले, छाँव मिले और लोग बैठ करके यात्री उसके जो है पेड़ के नीचे बैठ कर छाएँ लें। तथा प्याऊ की व्यवस्था भी की गई थी। प्याऊ की व्यवस्था मतलब पानी पीने के लिए एक प्रकार से यंत्र था उस समय का, वो भी व्यवस्था करी गई थी, छाँव और पानी की व्यवस्था। अनेक स्थानों पर धर्मशालाओं का भी निर्माण कराया गया था। स्थान स्थान पर औषधालयों की भी व्यवस्था या स्थापना की गई थी ताकि प्रजा स्वस्थ रह सके। औषधि उपलब्ध कराने का कार्य भी सरकार ही किया करती थी। महामारी को फैलने से रोकने के लिए सफाई की उचित व्यवस्था भी एक प्रकार से की गई थी, ताकि जो महामारी वगैरह पहले बहुत फैलती थी इसलिए साफ़ सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता था मौर्य काल में। ठीक है। और मौर्य काल एक प्रकार से मेरे हिसाब से गुप्त काल के बाद में एक प्रकार से मौर्य काल ही भारतीय प्राचीन इतिहास का एक स्वर्ण काल के रूप में देखने को मिलता है। यानी कि समुद्रगुप्त का जो काल रहा या गुप्त काल, पूरा का पूरा गुप्त काल, वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से प्रभावित करता है पूरे के पूरे इतिहास को। और ये मौर्य काल भी प्रभावित करता है जिसमें अशोक वगैरह और ये क्या बोलते हैं मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य रहे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है कर्णभेद संस्कार। ये 16 संस्कारों में से एक संस्कार है कर्णभेद संस्कार। कर्णभेद मतलब होता है कान को छिदवाना। ठीक है। पहले केवल बालिकाओं के कान नहीं छेदे जाते थे, आजकल क्या है केवल बालिकाएं ही कान और नाक छिदवाती हैं। पहले क्या था, कर्णभेद संस्कार बच्चों के, सभी बच्चों के हुआ करते थे, कान छिदवाए जाते थे, कानों में कुंडल पहना जाता था। ठीक है। तो उसका भी रीजन था। कर्णभेद 16 संस्कार जो हैं भारतीय धर्म ग्रंथ के अनुसार 16 संस्कारों की बात करी गई। हिंदू धर्म में हर बच्चे के 16 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार आप देखते हैं पुंसवन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, ऐसे संस्कार होते हैं। यानी कि गर्भधारण कब होना है या पहली बार एक प्रकार से जो संभोग होता है उसके दौरान भी एक प्रकार से वो भी एक संस्कार के रूप में ही जाना जाता है, पुंसवन, गर्भाधान। तो इस तरीके संस्कार की अपनी चीज़ें होती हैं। कर्णभेद जो संस्कार है इसके बारे में अगर बताएं तो यह संस्कार सौंदर्य तथा स्वास्थ्य से संबंधित है। सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत एक ऋषि थे, उनके अनुसार रोगों से रक्षा तथा आभूषणों के निमित्त जातक का कर्णभेद, जातक मतलब व्यक्तियों का कर्णभेद कराना चाहिए। रक्षाभूषण निमित्तम बाल्यस्य कर्णौ विद्धेत, यानी कि ये एक प्रकार से कहा गया सुश्रुत अंडकोश, मतलब कि इसमें कहा गया कि अंडकोश वृद्धि तथा आंतों की वृद्धि को रोकने के लिए कर्णभेद को आवश्यक माना गया। ताकि आप देखते हैं कभी कभी एक प्रकार से जो अंडकोश होता है पुरुषों में वो बढ़ जाता है, एक साइड का कभी बढ़ जाता है कभी दूसरे साइड का। तो ये उन पुरुषों का एक प्रकार से नहीं बढ़ता जो कान छिदवाए रहते हैं। कान छिदवाने से आंत नहीं बढ़ती है, आंतों में जो सूजन वगैरह कहते हैं, आंतों में सूजन आ गई है, आंतों में सूजन जैसी जो बीमारियां हैं वो कान छिदवाने से पहले नहीं होती थी। ऐसी मान्यता है कि कान छिदवाने से अंडकोश में वृद्धि, यानी जो वृषण है उसमें वृद्धि नहीं होती है। वृषण जो बढ़ जाते हैं दो, ठीक है, उनमें से एक कभी कभी बढ़ जाता है, कभी कभी दूसरा, दोनों बढ़ जाते हैं। तो ये एक प्रकार से होता नहीं कि जो तमाम प्रकार के ऐड वगैरह तो होते, तो वो सुश्रुत कहते हैं कि अंडकोश वृद्धि और आंतों की वृद्धि को रोकने के लिए कर्णभेद संस्कार बहुत ही जरूरी था, आवश्यक था। इसके संपादन का समय भी आचार्यों के द्वारा निर्दिष्ट है, यानी बताया गया है कि कब मतलब कर्णछेदन करवाना चाहिए। इसमें बृहस्पति इसे जन्म से 10वें, बृहस्पति मतलब एक ये भी विद्वान है, बृहस्पति जी कहते हैं कि जन्म से 10वें साल जो है बच्चे को कर्णभेद करवाना चाहिए और 12वें या 16वें दिन, मतलब कि सॉरी एक मिनट, बृहस्पति इसे जन्म से 10वें, 12वें और 16वें दिन कराने का विधान करते हैं। गर्ग मुनि के अनुसार अगर देखें तो इसे जन्म से 6ठे, 7वें या 8वें या 12वें महीने में किया जाता है। मतलब कि ये महीने हिसाब से मान लीजिए, दिन नहीं, यहाँ पर महीना कर लीजिए, मेरे हिसाब से महीना होगा। ठीक है। उतने दिन में, 12वें दिन में तो कोई व्यक्ति कान को ऐसे छेदवा पाएगा। ठीक है।
या होता होगा। कुछ आचार्य इसे शिशु के दांत निकलने से पूर्व कराने की विधि बताते हैं कि भाई दांत ना निकले उस दौरान एक प्रकार से कर दें। ठीक है, तो किस तरीके से लोगों ने बताया, हो सकता है दिन भी बताया गया हो। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो। आचार्यों ने कर्णभेद की सुई पर विचार किया है कि कर्णभेद की जो सुई है यानी जो कान में छेदी जाती है उसकी सुई कैसी होनी चाहिए। कर्णभेद के लिए स्वर्ण निर्मित यानी सोने की सुई होनी चाहिए, ये सबसे अच्छी मानी गई है। किंतु अपने सामर्थ्य के अनुसार चांदी या लोहे से निर्मित सुई का भी उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते वो साफ सुथरी हो। ठीक है, इस संस्कार को किसी शुभ दिन यानी कोई शुभ मुहूर्त हो पंडित जी से दिखवा लें, उसके बाद में उसी दिन करना चाहिए। ठीक है, दूसरा अगला संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार पर टिप्पणी कीजिए। विद्यारंभ संस्कार क्या है भैया, तो यह शिक्षा से संबंधित संस्कार है, यानी जब पहली बार बच्चा एक प्रकार से एडमिशन लेता था गुरुकुल में, वही संस्कार। इस संस्कार को 5वें या 7वें वर्ष में संपन्न किया जाता था विद्यारंभ संस्कार। सूर्य के उत्तरायण होने पर, यानी जब सूर्य भगवान उत्तर दिशा से उगते थे, यानी गर्मी के महीने में। आजकल जो आप देखते हैं जुलाई में एडमिशन होता है, वो जुलाई वही सूर्य उत्तरायण होते हैं उस दौरान। तो सूर्य के उत्तरायण होने पर किसी भी शुभ दिन इस संस्कार को संपन्न किया जाता था। बालक को स्नान के अनंतर यानी स्नान करने के बाद में सुंदर वस्त्र वगैरह पहना करके उसे गणेश भगवान और सरस्वती तथा बृहस्पति आदि की पूजा कराई जाती थी, यानी गणेश गौरी पूजन होता था। उसके बाद में गुरु बालक के अक्षारंभ कराता था, गुरु जो होता था। इसमें क्या होता था कि चांदी का या एक प्रकार से लकड़ी का फलक बनता था, उसी पर चावल के दाने से श्री गणेशाय नमः या एक प्रकार से ये सब लिखना पड़ता था। ठीक है, श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः ये लिखना पड़ता है। ये संस्कार होता है विद्यारंभ संस्कार, पहली बार जब व्यक्ति एक प्रकार से लिखना शुरू करता है, पढ़ना शुरू करता है। ठीक है, विद्यालय में आरंभ लेता है तब। अगला संस्कार आप देखेंगे, ये आपका आ चुका है। अगला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय टाइप का क्वेश्चन है भाई, ये प्रश्न परीक्षा में खूब आएगा। दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है, परीक्षा में आने वाला है, ध्यान रखेंगे। अब की बार जो लिखित टाइप की परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, इसके अलावा और भी विश्वविद्यालय जैसे कि आपके विश्वविद्यालय हैं राम मनोहर लोहिया, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु। ठीक है, इसके अलावा आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, कानपुर छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, ऐसे कई विश्वविद्यालय ये सब परीक्षाएं आपकी बार लिखित करवाएंगे। जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, ये सब परीक्षाएं कैसे करवाएंगे, लिखित करवाने वाले हैं। तो ऐसे में एक प्रकार से आपको ये वीडियो अंत तक देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए गर्भाधान संस्कार क्या है, अपने आप में एक टॉपिक आपका समाप्त हो रहा है, ये बात ध्यान रखें। गर्भाधान संस्कार एक टॉपिक है अपने आप में। गर्भाधान संस्कार से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न। देखिए गर्भाधान संस्कार जो है जन्म से पूर्व संपन्न होने वाले संस्कारों में से यह पहला संस्कार है, यानी कि जब बच्चा जन्म नहीं लेता उससे पहले ही ये संस्कार होता है, उनके पिता और माता के बीच में होता है। जिस कर्म के द्वारा पुरुष और स्त्री में अपना बीज मतलब पुरुष जो होता है स्त्री में अपना बीज स्थापित करता है उसे ही गर्भाधान कहते हैं। यानी गर्भ संधार्यते येन कर्मणा तद गर्भाधान मित्य अनुगतार्थ कर्म नामधेयम। मतलब एक प्रकार से कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि एक प्रकार से जब पुरुष जो होता है वो एक प्रकार से जो है स्त्री के साथ समागम करता है, और स्त्री के साथ समागम होने के बाद में जब एक प्रकार से बीजारोपण होता है या एक प्रकार निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, यानी कि जब पुरुष का जो है बीजाणु होता है यानी शुक्राणु होता है वो जाकर के महिला के अंडाणु से मिलता है, और एक प्रकार से वही क्रिया गर्भाधान की क्रिया कहलाती है। ठीक है, वीर मित्रोदयकार एक है, वीर मित्रोदय के रचनाकार, उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि निसिक्तो यत् प्रयोगेण गर्भः संधार्यते स्त्रिया तद गर्भालंबनम नाम कर्म प्रोक्तम मनीषिभिः। ठीक है, जिस प्रयोग से स्त्री निषिक्त गर्भ को धारण करती है, निषिक्तो यत् प्रयोगेण गर्भः, जिस प्रयोग से स्त्री निषिक्त गर्भ को धारण करती है, संधार्यते स्त्रिया, वह कर्म गर्भाधान संस्कार कहलाता है। तद गर्भालंबनम नाम कर्मम प्रोक्तम मनीषिभिः, यानी कि जो मनुष्य विद्वान लोग हैं इसी को एक प्रकार से क्या कहते हैं, गर्भाधान संस्कार कहते हैं। ठीक है, इस संस्कार के बीज वैदिक काल से ही प्राप्त होते हैं, वैदिक काल से ही ये संस्कार एक प्रकार से मनुष्यों का होता रहा है। होते वहीं देवताओं से वीर पुत्रों की प्राप्ति हेतु प्रार्थना की गई है, क्या मतलब कि प्रार्थना की गई है, ताकि एक प्रकार से इसमें क्या होता है,
इस संस्कार के बीज वैदिक काल से ही प्राप्त होते हैं और यहाँ वहाँ देवताओं से वीर पुत्रों की प्राप्ति की कामना करी जाती है ताकि देवता वीर पुत्र का एक प्रकार जन्म दें। ऐसा एक प्रकार से यहाँ पर प्रार्थना होता है गर्भाधान संस्कार के दौरान। धर्मशास्त्रकारों का मत है कि गर्भाधान संस्कार तभी किया जाना चाहिए जब पत्नी शारीरिक और मानसिक रूप से उसके लिए तैयार हो। यानी आप ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते। यानी कि एक प्रकार से जब भी पत्नी एक प्रकार से उस कार्य के लिए तैयार हो और पुरुष भी तैयार हो, दोनों लोग एक प्रकार से सेटिस्फाई हो, दोनों लोगों का मत हो कि भाई अब ये हमको करना ज़रूरी है कि भाई, तो शारीरिक और मानसिक रूप से यानी मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से पत्नी जो है तैयार हो उसके लिए, तब आपको एक प्रकार से उस दौरान आपको समागम करना चाहिए। पत्नी के ऋतु स्थान से चौथी रात्रि से लेकर के 16वीं रात्रि तक का समय गर्भाधान संस्कार के लिए उचित माना गया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। गोभिल गृहसूत्र अशुद्ध रक्त का प्रवाह समाप्त होने के अनंतर ही गर्भाधान की अनुमति देता है। गोभिल गृहसूत्र जो है, गृहसूत्र में एक प्रकार से क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। तो वो कहता है अशुद्ध रक्त का प्रवाह। अशुद्ध रक्त का प्रवाह मतलब कि यानी जो पीरियड्स वगैरह आते हैं महिलाओं में, जब वो समय हो पीरियड्स का, उस दौरान एक प्रकार से गर्भाधान या एक प्रकार से समागम स्त्रियों के साथ नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे ये पाप के बराबर होता है। ठीक है, यानी बिरुजा यास्त अस्मिन्नेव दिवह, यानी एक प्रकार से जब अशुद्ध रक्त का प्रवाह महिला हो रहा हो, यानी पीरियड्स का दौरान हो, मासिक चक्र का दौरान हो, उस दौरान एक प्रकार से ये मतलब गर्भाधान की अनुमति नहीं देता वेद या सम्मत, मतलब कि ये नहीं है। यह अशुद्ध रक्त का प्रवाह प्रायः 3 दिनों तक रहता है। ठीक है, मतलब अधिकतम मतलब कम से कम 3 दिन और अधिकतम 4 से 5 दिन तक एक प्रकार से ये प्रक्रिया होती है महिलाओं में। अतः उन दिनों में स्त्री को अपवित्र माना जाता है। 3-4 दिन 5 दिन तक स्त्रियों को अपवित्र मानते हैं। बेसिकली 3 दिन या 4 दिन, ठीक है, अधिकतम 5 दिन मान सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता। इस अवस्था में स्त्री से संबंध स्थापित करने वाले व्यक्ति को दूषित माना जाता है, यानी कि वह व्यक्ति एक प्रकार से बड़ा नकिष्ट होता है जो इस दौरान संबंध स्थापित करता है। वह शुक्र को व्यर्थ करने के कारण, शुक्र मतलब शुक्राणु, वह शुक्र को व्यर्थ करने के कारण से ब्रह्म हत्या का दोषी माना जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति इस दौरान ऐसा करता है तो एक प्रकार से वो ब्रह्म हत्या, इतना पाप उसको लगता है। ठीक है, उस पुरुष को। यहाँ पर लिखा भी गया है कि जो है व्यर्थी कारण शुक्रस्य ब्रह्म हत्यात्मवाप्नुयात। ठीक है, यानी एक प्रकार से जो व्यक्ति उस दौरान, ठीक है, ये करता है, वो व्यक्ति एक प्रकार से क्या होता है, उसको ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। तो गर्भाधान संस्कार किस समय करना चाहिए, किस समय नहीं करना चाहिए, सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। गर्भाधान के लिए केवल रात्रि काल ही विहित है, मतलब कि एक प्रकार से अच्छा माना गया, रात्रि काल में ही गर्भाधान संस्कार संपन्न करना चाहिए, दिन में नहीं। इस संस्कार के लिए दिन का समय निषिद्ध है, यानी दिन में एक प्रकार से आपको एक प्रकार से गर्भाधान संस्कार नहीं करना चाहिए। दिन में अगर करेंगे तो उससे एक प्रकार से दिक्कत होगी, बच्चा उतना बुद्धिमान या उतना बलशाली नहीं होगा, या बलशाली होगा तो उसकी बुद्धि जो होगी वो राक्षसी प्रवृत्ति की होगी, या आपको ही मारे पीटेगा बाद में चल करके, ऐसी बातें बताई जाती हैं। इसका वैज्ञानिक कारण दिखाते हुए शास्त्रकारों ने कहा कि दिन में के समय क्या होता है, प्राणवायु अधिक गतिमान होता है। दिन में गर्भाधान करने से अल्प आयु, रोगी और शक्तिहीन संतति उत्पन्न हो सकती है। यानी कि एक प्रकार से अगर दिन में आप ऐसा करेंगे, गर्भाधान की क्रिया करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, जो बच्चा होगा वो एक प्रकार से अल्पायु, यानी उसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाएगी, वो रोगी होगा बच्चा, ठीक है, और शक्तिहीन होगा। आजकल के जो लोग हैं प्रायः यही करते हैं, और इसीलिए एक प्रकार से क्या होते हैं, बच्चे एक प्रकार से कुपोषण के शिकार, बच्चे एक प्रकार से शक्तिहीन और बच्चे रोगी पैदा होते हैं। ठीक है, अगर ये क्रिया रात में करी जाए ज़्यादा बेटर होता है। प्राणा वा एते अस्कंदन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तद इंद्ररात्रौ रत्या संयुज्यन्ते। ठीक है, ये एक प्रकार से प्रश्न उपनिषद में एक प्रकार से पहले अध्याय के 13वें श्लोक में ये श्लोक लिखा है, जिसमें बताया गया है कि दिन के समय गर्भाधान नहीं करना चाहिए, रात्रि के समय गर्भाधान के लिए एक प्रकार से बताया गया है। रात्रि काल में गर्भाधान करने वाले पुरुष को ब्रह्मचारी ही माना गया है, यानी कि जो रात्रि काल में गर्भाधान करते हैं पुरुष, वो ब्रह्मचारी के एक प्रकार से कैटेगरी में आते हैं। यानी ब्रह्मचर्य का व्रत अगर आपको नहीं तोड़ना है तो ब्रह्मचर्य का व्रत एक प्रकार से तब भी आपका वो बना रहता है उस दौरान तक, अगर रात में आप ऐसा ये सब करते हैं। शास्त्रकारों ने रात्रि की संख्या के अनुसार संतति का लिंग भी निर्धारित किया है। उनके अनुसार सम संख्या की रात्रि में गर्भाधान करने से
सम संख्या मतलब कि अगर मान लेते हैं आप 2 तारीख को करें, 4 तारीख को अगर आप ऐसा गर्भाधान क्रिया करते हैं, या 10 तारीख को करते हैं, यानी सम संख्या वाले डेट को करते हैं और रात्रि में करते हैं, तो इससे क्या होता है, करने वाले से पुरुष संतति तथा विषम संख्या की रात्रि में गर्भाधान करने से कन्या संतति उत्पन्न होती है। यानी कि अगर आप पुरुष यानी लड़का पैदा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आप 2 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, मतलब सॉरी 10 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, इस तरीके से आप सम संख्या की डेट में आप रात्रि के समय में ऐसा करें। अगर आपको कन्या प्राप्ति करनी है तो उस दौरान आपको करना क्या होगा, आपको विषम संख्या की रात्रि में गर्भाधान संस्कार संपन्न करना होगा, तो आपको कन्या होगी। गर्भाधान संस्कार को लेकर के शास्त्रों में विशद विचार हुआ है। बहुपत्नी गृहस्थ के लिए, बहुपत्नी मतलब कि ऐसे गृहस्थ, ऐसे व्यक्ति जिनके पास कई पत्नियां हैं, उनके लिए भी विचार किया गया है। महाभारत में नियोग की भी चर्चा करी गई है, किंतु स्मृतिकारों ने प्रायः पति को ही गर्भाधान का संस्कार करता माना है, कि पति के द्वारा ही, एक प्रकार से पति ही प्रधान है गर्भाधान की क्रिया में। ठीक है, इस तरीके से सारी बातें यहाँ पर गर्भाधान संस्कार को लेकर के मैंने बताई, ये एक प्रकार से आपको जो है अच्छी लगी होंगी। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे मान लेते हैं आपको कोर्स वगैरह में ज्वाइन होना, या एक प्रकार से बेसिकली कोर्स नहीं, 5th सेमेस्टर के कोर्स की बात ही क्या करें, इसमें चैप्टर वाइज क्लासेस मैं आपको पूरा का पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, वास्तव में मैं जो बताना है बता रहा हूँ। इसमें होगा क्या कि आपको एक प्रकार से जैसे ये क्लास हुई है, इसकी पीडीएफ जो होगी उसको ये मिलेगी, इसकी पीडीएफ मिलेगी, और बाकी जो मॉडल पेपर 2024 वाले हैं उनकी पीडीएफ आपको मिलेगी, यानी 2025 के मॉडल पेपर की पीडीएफ और 2024 के एक प्रकार से जो मॉडल पेपर हैं और जो क्वेश्चन पेपर हैं, इन सभी के एक प्रकार से पीडीएफ जो भी होंगी वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और 2024 के जो वीडियो लेक्चर हैं वो भी आपको मिलेंगे, यूट्यूब पर ही पड़े हुए हैं, उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और 2025 में जो वीडियोज़ होंगी उनके भी एक प्रकार से वीडियो लेक्चर और लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, किससे ऐड कर दिया जाएगा, आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती रहेगी हर सब्जेक्ट की। तो पीडीएफ लेने के लिए आपको 91 61 93 60 62 पर एसएमएस करना है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको एसएमएस करना है कि सर जी हमको पीडीएफ चाहिए, हमारे 2 सब्जेक्ट हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, आपके 2 सब्जेक्ट जो होंगे उनकी पीडीएफ आपको मिलेगी। इसके अलावा एक सब्जेक्ट आपका और होगा को करिकुलर वाला, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, उसकी भी पीडीएफ और उसके भी तमाम वीडियो, लगभग 36 वीडियो उसके ऑलरेडी 2024 वाले ही पड़े हुए हैं, वो मिलेंगे, और जो न्यू वीडियोज़ होगी वो भी आपको वहाँ पर मिलेगी। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से आपको ये सब मिल जाएंगे मात्र और मात्र कितने रुपये में, 100 रुपीज़ इसकी फीस रखी गई है, तो आप 100 रुपये में ही ये सारी चीज़ें पा पाएंगे। इसके अलावा मैराथन क्लास भी होगी, महासंग्राम रिवीजन क्लास होगी, वो सब भी आपके लिए एक प्रकार से इसी में इंक्लूड सब कर देंगे, यानी आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो अगर आप में से कोर्स लेना है किसी को तो आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एक प्रकार से कि हमको पीडीएफ से पढ़ना है, ठीक है, वीडियो देखने में आपको लेंदी प्रोसेस लगता है, तो आप ले सकते हैं बड़े आसानी से, और मेरे हिसाब से आप सभी को लेना चाहिए। और आप अगर लेते हैं तो ये हमारे साथ आप जुड़ जाएंगे और आपको एक प्रकार से तमाम प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। आपकी बार माइनर का पेपर आपका होने वाले नहीं है, यानी माइनर पेपर नहीं होगा, तो उसको लेकर के टेंशन आपको लेनी नहीं। ठीक है, तो आप तुरंत जो है एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर और तुरंत ज्वाइन हो जाएं। चलें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलें जानने का प्रयास करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा सभी लोग। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि मौर्य काल में सैन्य प्रशासन पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, चंद्रगुप्त का समय जो रहा है ये सैनिक युग था, अतः उसे एक अत्यंत शक्तिशाली एवं सुसंगठित सेना को तैयार किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि मौर्य काल का एक प्रकार से प्रतिष्ठापक भी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने शक्तिशाली नंद राजा, यानी जो थे नंद राजा, मतलब कि उनका नाम था घनानंद, उनको पराजित किया था और उनको पराजित करके राज्य प्राप्त किया था। तथा बाद में सेल्यूकस निकेटर जो था वो एक प्रकार से आक्रमण करता, मैंने पूरी कहानी सुनाई थी, सेल्यूकस निकेटर को भी पराजित करता है, जिससे उसकी सैन्य शक्ति का स्वतः ही विकास हो गया। और अनुमान आप लगा सकते हैं कि एक प्रकार से वो कितना शक्तिशाली रहा होगा, उसकी सेना कितनी पावरफुल रही होगी। और एक प्रकार से उसकी सेना में सबसे पहली बात की कूटनीति और रणनीति बनाने वाले एक विद्वान थे जिनका नाम था चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त जी। ठीक है, यह विभाग 5 सदस्यों के 6 मंडलों में बटा हुआ था, यानी 5 विभाग थे, 5 सदस्यों के विभाग थे, 6 मंडल में बटा हुआ था पूरा का पूरा। पहले मंडल था पैदल सेना थी, इनमें इनकी सेना में पहली पैदल सेना थी, दूसरी नौसेना थी, तीसरी अश्व सेना, चौथी रथ सेना, 5वीं गज यानी हाथी की सेना, रथ माने जो रथी होते थे वो, अश्व माने घोड़ा वाले, नौसेना माने एक प्रकार से जो सबको सुसज्जित होते थे, और पैदल माने पैदल सेना, और अगली होती थी सैनिक सेना। ठीक है,
यातायात और युद्ध की आवश्यक सामग्रियों का विभाग जो था, एक प्रकार से वो सैनिक सेवा के लिए हुआ करते थे, यानी कि यातायात के दौरान युद्ध की आवश्यक सामग्रियों को लेन देन के लिए, या कि कोई बीमार हो जाता तो उसकी दवा पाने के लिए व्यवस्था, ये एक प्रकार से सैनिक सेवा के लोग किया करते थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। मौर्य सेना विभिन्न हथियारों से सुसज्जित हुआ करती थी। जैसे मौर्य सेना के जो शस्त्र मतलब कि जो सैनिक हुआ करते थे, वो तलवार चलाने में एकदम एक्सपर्ट थे, भाला फेंकने में, धनुष तीर चलाने में, बाण कटार ये सब चलाने में बड़े प्रवीण योद्धा हुआ करते थे। शस्त्रों का बहुतायत से प्रयोग करते थे। ठीक है, इसमें एक प्रकार से खूब अच्छे तरीके से जानने मतलब कि ये सब शस्त्र अस्त्र की विद्या इनके पास थी। इसके अतिरिक्त कुछ स्थिर शस्त्र भी यहाँ पर बताए गए हैं। सर्वतोभद्र नाम का एक ऐसा ही यंत्र था जिससे शत्रु सेना पर पत्थरों की वर्षा की जाती थी। यानी एक ऐसा यंत्र था, कौन सा? सर्वतोभद्र। सर्वतोभद्र एक वेदी भी बनती है जिसमें 49 देवताओं की एक प्रकार से मंडल बनाया जाता है। तो उसी प्रकार से सर्वतोभद्र नाम का एक यंत्र था जिससे क्या होता था, शत्रु सेना पर पत्थरों की वर्षा कर जाती ताकि उनका सर फूट जाए। और वर्षा होती थी भाई बहुत, जैसे आप देखते हैं पत्थरों की वर्षा। अगर मैं आपको समझाऊँ, बाहुबली मूवी देखें, बाहुबली में एक प्रकार से जब वहाँ पर आप देखते हैं वो एक यंत्र होता है, उससे ऐसे ऐसे फेंकता है पत्थर जा करके, और पत्थर में एक कपड़ा बांध करके उसी बाहुबली जो होता है कपड़ा मिट्टी के तेल में भिगो देता है और कपड़ा पत्थर में बांध करके फेंक देता है, और फिर उस पर तीर से आग जला करके मार देता है और वो बर जाता है, मतलब कि वो जल जाता है, और वही जलता हुआ कपड़ा उनके सबके ऊपर गिर जाता है और पूरी की पूरी सेना जल करके खाक हो जाती है जब काल्की आक्रमण करता है तब। ठीक है, आपने देखा होगा बाहुबली में। तो ये जो था, जो ऐसे था, इसी प्रकार से ये भी यंत्र रहा होगा जो कि पत्थर फेंकता था ताकि सेना का जो है सर पर पत्थर गिरेगा, सेना में भगदड़ मच जाएगी, इससे एक प्रकार से हाथी घोड़े चौंकेंगे और भागेंगे इधर उधर। ठीक है, जिससे उन्हीं की सेना में भगदड़ मच जाएगी। इसके अतिरिक्त बहुमुख, अर्धबाहु, ऊर्ध्वबाहु, जामदग्नि आदि इसी प्रकार के यंत्र थे जिनका युद्ध में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जिससे शत्रु सेना पराजित हो जाती थी। इसके अलावा यहाँ पर दुर्ग भी बनाए जाते थे, यानी फोर्ट्स, किले जो होते थे वो एक प्रकार से ऐसे बनते थे ताकि किलों से वार करे, अगर कोई आक्रमण करे तो वहाँ से वार करे ताकि, अच्छा किले जो होते थे बड़े ही अभेद्य होते थे, वहाँ पर बम वम भी यानी कि जो गोला बारूद मारते थे वो भी एक प्रकार से मिस हो जाते थे। मौर्य काल में बहुत महत्व था दुर्गों का। दुर्ग 5 प्रकार के मौर्य काल में हुआ करते थे। पहला था स्थल दुर्ग, यानी स्थलों को कवर करने के लिए। दूसरा था जल दुर्ग, यानी जल बना करके। तीसरा था वन दुर्ग। चौथा था गिरि, यानी पर्वत टाइप का, गुफा टाइप का बना ले। मरु दुर्ग भी हुआ करता था। इस तरीके से अस्त्र शस्त्रों के निर्माण के लिए अनेक कारखाने भी थे जहाँ पर अस्त्र शस्त्रों का निर्माण भी लोग किया करते थे। ये प्रशासनिक व्यवस्था थी यहाँ की। सेना का सर्वोच्च अधिकारी सेनापति कहलाता था। मेगास्थनीज चूँकि इसके दरबार में रहता था, चंद्रगुप्त मौर्य के इंडिका पुस्तक में लिखता है मेगास्थनीज कि राज्य की ओर से सैनिकों को अनेक सुविधाएं उपलब्ध थीं। सैनिकों को नियमित रूप से वेतन मिलता था। घायल सैनिकों के इलाज के लिए वैद्य सदैव साथ ही में ही रहते थे, यानी कोई अगर घायल हो जाता था सैनिक तो उसका इलाज भी एक प्रकार से वैद्य लोग किया करते थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था अत्यंत सुव्यवस्थित व्यवस्था थी। स्मिथ नाम के एक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि मौर्य सेना को अकबर की सेना से भी अधिक शक्तिशाली बताया है। स्मिथ एक इतिहासकार, इन्होंने कहा कि अकबर की भी सेना से ज़्यादा शक्तिशाली थी मौर्य वंश में, खास करके चंद्रगुप्त मौर्य की सेना, जो कि दुर्बल पुर्तगाली सेना से पराजित हो गई थी। ठीक है, जो इनकी थी, क्या बोलते हैं, इनकी सेना अकबर की। जबकि मौर्य सेना ने सेलुकस निकेटर की शक्तिशाली सेना पर विजय प्राप्त की थी। यानी अकबर की सेना तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे फिर भी हार गई थी, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने एक प्रकार से विदेशी सत्ताओं को यहाँ से खदेड़ा, भगाया। स्मिथ नाम के इतिहासकार लिखते हैं कि इस प्रकार की किसी अन्य संस्था का कहीं वर्णन नहीं मिलता तथा इतनी सक्षम सेना को बनाने का श्रेय पूर्णतः चंद्रगुप्त तथा उनके असाधारण योग्य मंत्री जो थे चाणक्य, उन्हीं को जाता है। यानी चाणक्य और चंद्रगुप्त ये दोनों ने मिल करके एक प्रकार से ऐसी सेना का निर्माण किया था जिस सेना को पराजित करना एक प्रकार से मुश्किल नहीं, नामुमकिन जान पड़ता था। तो इस तरीके से ये विद्वान थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। इस तरीके से आप लोगों ने ये लेक्चर देखा, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरीके से पेपर नंबर 2 की वीडियो देखने के लिए कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पेपर 2 का मॉडल पेपर जल्द ही आ जाएगा। इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आपके समझ देता रहूँगा। हिंदी के पेपर 2 का मॉडल पेपर मैंने कल दिया है, आप लोगों ने नहीं देखा, देखिए सुबह के 9 बजे आपकी क्लास होती है, तो आप सभी लोग ये क्लास जरूर देखिए। हिंदी पेपर 2 सुबह 9 बजे ये क्लास आप लोगों ने देखा होगा, और आज भी आप सुबह 9 बजे से क्लास देख रहे हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है,
ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहेंगे, तो ऐसे ही और भी मॉडल पेपर मैं देता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।